हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज देखेंगे जिसका नाम है आर यू स्टूड बाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ें ध्यान से कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम है यूनसू। वो एक स्टोर पर कुछ मेकअप के सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। तभी उसके दोस्त हिसू से कॉल करने लगती है। यूनसू फोन को उठाकर कहती है, हाँ मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर पहुँच रहा हूँ। हिसू कहती है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज घर पर ही हूँ। यूनसू पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हिसू कहती है, नहीं, पब्लिशर के साथ अचानक से एक मीटिंग आ गई है। उसके बाद यूनसू काम पर आ जाती है। वो एक बड़ा सा वॉच स्टोर की असिस्टेंट मैनेजर है और वो वहाँ पर जाकर न्यू कलेक्शन को देखने लगती है। तभी वहाँ की डायरेक्टर आ जाती है और एम्प्लॉयज को कहने लगती है, मुझे इस साल तुम लोगों से बहुत सी उम्मीदें हैं क्योंकि तुम सभी लोग अपने अपने काम में माहिर हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और स्टोर पर बहुत सी लोग आ जाती है और यूनसू भी अपने काम में लग जाती है। लोगों को न्यू न्यू कलेक्शन दिखाने लगती है और उसकी थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ था और उस आदमी का नाम था मिस्टर जिन और वो यूनसू को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद यूनसू फ्री हो जाती है और वो एक वॉच को निकालकर मिस्टर जिन को पूछती है, क्या आप इसे पहन के देखना चाहोगे? मिस्टर जिन भी यूनसू के पास आ जाती है और वो यूनसू को कहती है, मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम अपने काम में इतनी माहिर हो। यूनसू कहती है, हाँ मुझे अपने काम से प्यार है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर जिन कहती है, मुझे अब तक कोई भी घड़ी पसंद नहीं आई। यूनसू एक घड़ी को निकालकर कहती है, ये हमारे प्रीमियम कलेक्शन में से एक है, इसमें 90 हीरे हैं और ये दुनिया की सबसे पतली और ऑटोमेटिक घड़ी है। मिस्टर जिन भी उस घड़ी को देखकर यूनसू की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। यूनसू उस घड़ी को मिस्टर जिन के हाथ में पहना देता है। मिस्टर जिन कहती है, ये घड़ी बहुत अच्छी है और ये मेरे कलाई पर भी बहुत अच्छी लग रही है। और तुम्हें कैसी लग रही है? यूनसू कहती है, अच्छी ही लग रही है और वो अपनी कलेक्शन से एक न्यू घड़ी निकाल कर कहती है, मुझे लगता है कि ये घड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। तभी मिस्टर जिन कहती है, लेकिन इसमें तो डायमंड नहीं है। यूनसू कहती है, इसकी जो स्टील है उसकी चमक हीरे या सोने से भी ज्यादा है, तो ये हीरा या सोने के बिना भी लोगों की ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। तभी मिस्टर जिन कहता है, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है ना। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। स्टोर पर एक भी कस्टमर नहीं था। यूनसू हिसाब निकास कर रहा था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय कहता है, नई प्रीमियम वाली घड़ी को यहीं पर होना चाहिए था ना। यूनसू उस एम्प्लॉय से पूछते है, क्या हुआ? एम्प्लॉय कहता है, वो नया घड़ी यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। दूसरा एम्प्लॉय कहती है, वो नया प्रीमियम वाली घड़ी तो गायब हो गई जिसमें 90 हीरे लगा हुआ था। यूनसू उस आदमी को याद करने लगती है जहाँ पर उस आदमी के हाथ से वो घड़ी तो उतरना भूल ही गई। वो दोनों एम्प्लॉय बहुत टेंशन में आ जाती है और वो यूनसू से पूछने लगती है, अब हम क्या करें? यूनसू कहती है, तुम दोनों टेंशन मत लो, उस घड़ी को मैंने ही कस्टमर को दिखाई थी और इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, तुम दोनों फिक्र मत करो। और यूनसू जाकर सीसीटीवी फोटोज देखने लगती है और उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसका शक तो सही निकला, उस आदमी के हाथ में ही वो घड़ी चली गई। और जाते हुए मिस्टर जिन कैमरे की तरफ भी देखता है और वहाँ पर एक आदमी कहता है, मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर देखा है, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, तब तो हमें डायरेक्टर को भी बताना होगा। और वो यूनसू को कहता है, तुम जाकर सबसे पहले इनविटेशन लिस्ट को चेक करो। यूनसू कहती है, वो चेयरमैन के गेस्ट बन कर रहे थे, लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा और हम जाकर चेयरमैन से सीधे पूछ भी नहीं सकते। और वो चेयरमैन और मिस्टर जिन की मुलाकात को याद करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। यूनसू बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर एक कार्ड को देखने लगती है। ये कार्ड मिस्टर जिन का ही था और उसे वहाँ पर मिस्टर जिन का एड्रेस भी मिल जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूनसू मिस्टर जिन से मिलने के लिए उसके कंपनी पर आ गया था। तभी वो दोनों एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय यूनसू को मैसेज करके कहती है, हमने अभी तक डायरेक्टर को नहीं बताया है, इसलिए हम पुलिस को भी नहीं बता सकते। तुम्हें वहाँ पर जाकर इतना बताना है कि तुम्हें पता है वो घड़ी उसके पास है। यूनसू बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर में मिस्टर जिन उसे वहाँ पर दिखी जाती है। वो उसकी कलाई में दिखता है तो उसकी कलाई में वो प्रीमियम वाली घड़ी तो नहीं था। यूनसू मिस्टर जिन को आवाज देता है। मिस्टर जिन कहता है, तुम सुबह सुबह यहाँ पर, तुमने शायद नाश्ता नहीं किया होगा, चलो हम नाश्ता करते हैं। यूनसू कहता है, मैं बस यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आई हूँ। मिस्टर जिन कहता है, लगता है मुझे भी भूखा ही रहना पड़ेगा। यूनसू मिस्टर जिन को पूरी नाम से बुलाती है और उसे पूछती है, क्या तुम मुझे मेरी घड़ी दिखा सकते हो? मिस्टर जिन कहता है, मुझे मेरी पूरी नाम पसंद नहीं है, तुम मुझे मिस्टर जिन कहो या जिनसू कहकर बुला सकते हो। और फिलहाल वो घड़ी अभी यहाँ पर नहीं है, किसी को तोहफा देना था इसलिए मैंने उसे भेज दिया। मिस्टर जिन की बात सुनकर यूनसू शौक जाता है। तभी मिस्टर जिन कहता है, तुम घबराओ मत, जिसे घड़ी दिया है उसे अगर घड़ी पसंद आई तो मैं तुम्हारी घड़ी के पैसा दे दूंगी। यूनसू पूछती है, अगर घड़ी पसंद नहीं आई तो? मिस्टर जिन कहता है, पसंद नहीं आई तो घड़ी वापस। यूनसू कहता है, तुम चेयरमैन के मेहमान बनकर आए थे और तुम्हारी उनसे जान पहचान भी है, बस यही सोचकर तुम्हें आज तक की मोहलत दी है।
और डिपार्टमेंट स्टोर के नियमों के अनुसार तुम्हें आज रात तक पैसे देने होंगे। तभी मिस्टर जैन कहता है हाँ मैं तुम्हें शाम को ही बता दूंगा। वैसे तुम मुझे ये बताओ इतना मेहनत क्यों कर रहे हो तुम? अगर मैं घड़ी खरीदता भी हूँ वो तुमसे ही खरीदूंगा ना। तभी यूनसू अपने कार्ड निकाल कर यूनसू को देते हुए कहता है मेरा नाम जो यूनसू है। और मिस्टर जिन उस कार्ड को देखकर कहता है तो तुम डिपार्टमेंट की असिस्टेंट मैनेजर हो। यूनसू कहता है आपने जो अभी कहा वो मुझे पेपर पर लिख कर दीजिए। मिस्टर जिन कहता है पेपर पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो। यूनसू कंपनी के दरवाजे के पास ही आकर बैठ जाती है और वहीं पर इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते उसे रात हो गया था और धीरे धीरे कंपनी के एम्प्लॉय भी जाने लगती है और आखिर में वहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाती है और यूनसू को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखकर पूछती है तुम्हें पता है यहाँ से बाहर जाने के कितने दरवाजे हैं? यूनसू चारों तरफ देखने लगती है। मिस्टर जिन उसे चारों तरफ देखता हुआ देखकर कहती है अगर इस तरह का काम करने के लिए आओ तो पहले पता करना चाहिए कि बाहर जाने के कितने रास्ते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी तुम कच्चे हो ना। तभी यूनसू कहती है लेकिन मैं हार नहीं मानती और एक पेपर निकल कर कहती है दिन खत्म होने वाले है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। तभी मिस्टर जिन कहता है इन कामों में पेपर नहीं चाकू की जरूरत होती है, क्या तुम लाए? यूनसू कहती है वो तो नहीं है मेरे पास। मिस्टर जिन यूनसू की पेपर में साइन करके वहाँ से चला जाता है और यूनसू दिन भर भूखा था इसलिए वो बाहर आकर कुछ खाने लगती है। अभी मिस्टर जिन यूनसू को कॉल करती है और एक जगह के बारे में बताकर वहाँ पर बुलाती है। यूनसू वहाँ से एक शीशे की बोतल उठाकर अपने बैग में रख लेती है और मिस्टर जिन की बताए हुए लोकेशन में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद यूनसू वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर मिस्टर जिन अपनी जेब से घड़ी को निकालकर उसे देते हुए कहता है ये तुम्हारा ही है, ले लो। यूनसू घड़ी को लेकर चेक करने लगती है। उसे चेक करता हुआ देखकर मिस्टर जिन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नकली घड़ी दे दी? यूनसू कहती है आप पर भरोसा तो है मुझे लेकिन सामने वाला पर नहीं। बहुत देर तक देखने के बाद यूनसू कहती है घड़ी तो वही है लेकिन इसके पत्ते पर एक छोटी सी खरोच है। मिस्टर जिन यूनसू को कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। और एक कहकर वो खुद देखने लगती है और वो उस निशान को देखकर कहती है ये तो साफ हो जाएगा। यूनसू मिस्टर जिन को कहता है मुझे माफ कीजिएगा, हम किसी और कस्टमर को ये घड़ी बेचकर उसे धोखा नहीं दे सकते हैं, आपको ये घड़ी खरीदना ही होगा। मिस्टर जिन पूछती है टाइम तो अभी खत्म नहीं हुआ है ना? यूनसू कहती है आप चाहो तो इसके पत्ता भी खरीद सकते हो, इसे मगरमच्छ की चामड़े से बनाई जाती है, साल में बस 100 पीसेज ही तैयार की जाती है इसीलिए इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये पत्ता आपकी घड़ी पर भी अच्छी लगेगी। तभी मिस्टर जिन कहती है मुझे यह पत्ता वत्ता नहीं चाहिए, 3 मिलियन दूंगा तुम्हें, इससे अच्छा सौदा नहीं मिलेगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर यूनसू कहती है मुझे ये मंजूर नहीं। तभी मिस्टर जिन कहता है तुम्हें अभी भी अपने धंधे के बारे में बहुत कुछ सीखना है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो 5 मिलियन मांगती। उसकी बात सुनकर यूनसू कहती है अगर मैं आपकी जगह पर होती तो इस घड़ी को अपने साथ कभी नहीं लाती। मिस्टर जिन यूनसू को कहती है जितना तनख्वाह मिलती है ना उतना ही काम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर यूनसू कहती है मेरा सपना है कि मैं एग्जीक्यूटिव बनूं। उसके बाद मिस्टर जिन भी उसकी बात मान लेती है और मिस्टर जिन कहती है मैंने आज तक खाते का सौदा नहीं किया और उसके बाद वो दोनों भाई पर बैठकर पीने लगती है। यूनसू पूछती है आपने वैसे घड़ी को सुराई क्यों थी? मिस्टर जिन कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने घड़ी को नहीं सुराया था, बस उधर लिया था। यूनसू मिस्टर जिन को कहता है ये जगह तो बाहर से देखने में इतना बड़ा नहीं लगता है लेकिन अंदर से लगता है कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी हो। तभी मिस्टर जिन यूनसू को कहती है मैं नहीं जानता था कि मेरा सौदा होगा कि नहीं, तो मैं घड़ी को खरीद कर लौटाने की झंझट क्यों पलता। यूनसू मिस्टर जिन की बात सुनकर कहती है आपकी बात करने की तरीका इतना अच्छा है कि मैं भी 1 मिनट के लिए आपकी बातों में आ गई। मिस्टर जिन यूनसू से पूछती है तुम्हारे साथ भी काफी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे अंदर जो पागलपन है वो अचानक से बाहर आ गई हो? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पागलपन को अपने अंदर ही दबा कर रखते हो। और थोड़ी देर तक पीने के बाद मिस्टर जिन उसे पैसा दे देती है और उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करना चाहोगे? तभी यूनसू कहती है मैं अपने काम में ही ठीक हूँ और तुम अपनी घड़ी दे दो, मैं उसके पत्ते बदल देती हूँ। मिस्टर जिन कहता है तुम अगली बार बदल देना। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूनसू अपने काम पर आ रहा था, तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आती है और उसके हाथ से फाइल को लेकर कहती है अगर इसे मैं उठाकर ले जाऊँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? दरअसल हमारे पास मिस्टर जिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए सब लोग बहुत चिंतित थे, अगर कोई इस काम को कर सकता था तो वो बस आप ही है। तभी यूनसू को सामने सैन साबू दिख जाती है और वो एम्प्लॉय को कहती है तुम अब बस करो और इसे जाकर मेरे काउंटर पर रख दो। और हिसू मिस्टर सेन के पास आ जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ? मिस्टर सेन कहता है हाँ मैं यहाँ पर हिसू के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए आई हूँ। और तुम कैसे हो? यूनसू कहती है मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मिस्टर सेन कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। और वो वहाँ पर यूनसू को एक नेकलेस दिखाकर पूछती है क्या ये हिसू को पसंद आएगा? यूनसू कहती है हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ना ही उसके बर्थडे है ना तुम्हारे एनिवर्सरी, तो फिर ये गिफ्ट कैसा? तभी मिस्टर सेन कहता है मैं उसे तोहफे देती रहती हूँ। और वो एम्प्लॉय भी कहती है सर हमारे रेगुलर कस्टमर में से एक है। तभी यूनसू कहती है लेकिन मुझे हिसू ने तो कभी नहीं बताया कि वो यहाँ पर आती
रहती है। मिस्टर सेन कहता है मैं यहाँ पर अकेला ही आता हूँ, उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तभी यूनसू पूछती है ऐसा कब से हुआ, उसे तो हर चीज पहले से ही जाननी होती है। तभी वो एम्प्लॉय कहती है आपकी तोहफे तैयार है और मिस्टर सन नेकलेस को लेकर वहां से जाने लगती है। यूनसू उसे जाता हुआ देखकर कहती है कितने अच्छा हस्बैंड है। तभी डायरेक्टर की वाइफ मिस कांग यूनसू को कॉल करती है और वो तुरंत ही यूनसू को अपने पास बुलाती है। यूनसू जाकर अपनी स्टोर को बंद करता है और वो तुरंत ही मिस कांग के लिए निकल जाती है। वो वहां पर जाकर देखता है तो मिस कांग तो नीचे ही बैठा हुआ है। यूनसू मिस कांग को पूछती है आप ठीक तो है ना। मिस कांग कहता है तुम सबसे पहले मेरे पीछे की जिप लगा दो। यूनसू पीछे देखता है तो उसके पीछे बहुत चोट आई थी। फिर भी यूनसू धीरे धीरे जिप को लगा देता है और थोड़ी देर बाद मिस कांग यूनसू को कहती है मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग होगी। तभी वहां पर मिस्टर कांग आ जाता है और अपनी वाइफ को कहता है तो तुम यहाँ पर हो, जैकेट पहनोगी तो अच्छी लगोगी। और एक एम्प्लॉय जाकर मिस कांग को जैकेट पहना देता है। मिस्टर कांग कहता है तुम अच्छी लग रहे हो, जैकेट को पहनकर ही चलो। वो एम्प्लॉय भी कहती है हाँ आप पहनकर जा सकते हो। मिस्टर कांग यूनसू से पूछती है आपको कैसा लग रहा है मिस यून। यूनसू कहती है हाँ इनके साथ ये जैकेट बहुत अच्छी लग रहे है और हमारे पास वाले स्टोर में है इस ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत मैचिंग जूते हैं, आप कहे तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ सर। तभी मिस्टर कांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी जूते की साइज पता है तुम घर पर ही भेज देना। यूनसू कहती है हाँ ठीक है सर। और उसके बाद मिस्टर कांग अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। यूनसू एक एम्प्लॉय को कहती है जूते भिजवा देना। तभी वो एम्प्लॉय कहती है मिस्टर कांग ने हमारे बहुत सी समय बर्बाद कर दिया, इतने समय में हम बहुत सी चीजें बेच सकते थे। उसकी बात सुनकर इंसू उस एम्प्लॉय की तरफ घूरने लगती है। वो एम्प्लॉय इंसू को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर कहती है हाँ मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं कहूंगी। इंसू मिस कॉन्ग की बातों की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और वो अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगती है। तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आकर पूछती है डायरेक्टर कॉन्ग और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या। इंसू को उस एम्प्लॉय की बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो पूछती है क्यों, क्या हो गया। तभी वो एम्प्लॉय कहती है तुम्हें यकीन नहीं होगा, उन्होंने तुम्हारे नाम पे 500 तोहफे ऑर्डर की है। मैंने सुना है कि तुमने उनकी वाइफ की बहुत मदद की है पिछले 10 साल से। मिस्टर कोंग हमारे टॉप 10 वीआईपी में से एक है और आज जो तुमने किया है उसके लिए हमारे पूरे टीम को 3 महीने तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। इंसो मार्शल आर्ट सीखने के लिए आ गया था। वहाँ पर एक लड़के को इंसो बहुत बुरी तरह से हराता है। टीचर जब इंसो को इतने गुस्से में देखती है तो टीचर को ऐसा लगता है कि आज इस लड़के को कुछ न कुछ तो हुआ है। टीचर इंसू को कहती है तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आओ, लेकिन इंसू टीचर के साथ आसानी से हार जाती है। टीचर जाते हुए कहता है अगर तुम अच्छी तरह से ध्यान लगाते तो तुम जरूर जीत जाते। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इंसू अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वो अपनी डायरी देखने लगती है और डायरी देखते देखते उसे मिस कांग की बात याद आने लगती है जहाँ पर उसने कहा था मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग होगी। और वो अपने बैग से एक बियर की बोतल निकल कर अपनी माँ को कॉल करने लगती है। उसकी माँ उसकी उदास भरी आवाज सुनकर कहती है आप क्या हो गया है तुम्हें। यूनसू कहती है आप सो रही थी क्या। उसकी माँ कहती है अभी नहीं और वहाँ पर सब तो ठीक है। यूनसू कहती है मैं आपकी बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगी। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें कुछ काम होगा। तभी यूनसू पूछती है वैसे आप अभी तक सोई क्यों नहीं थी। उसकी माँ कहती है मैं सोजू पी रही थी। यूनसू पूछती है आप अकेले में ही पी रहे हो। उसकी माँ कहती है हाँ, लेकिन तुम इतनी रात तक क्यों जग रहे हो। यूनसू कहती है आपको तो पता है मुझे आदत है इतनी रात तक जगने की, और मैं भी बियर पी रही थी। उसके बाद सुनकर उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं हर रोज शाम को तुम्हारी डैड के साथ पार्क में टहलने के लिए चला जाता हूँ। तभी उनसे अपनी माँ को कहती है लेकिन मुझे आपने ये बात क्यों बताई। तभी उसकी माँ कहती है मुझे लगा कि तुम्हें ये बात बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। चलो अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। और एक एक उसकी माँ फोन रख देती है। बाद में यूनसू अपने भाई यून हक को कहता है मुझे डैड को ऑफिस छोड़ना है तो मुझे अभी निकलना होगा। और एक एक वो अपने घर से निकल जाती है और जाते जाते उसकी डैड उसे कहता है कल जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना और मेरा ऑफिस सामने ही है, तुम गाड़ी रोक देना। लेकिन उनसे अपनी कार को उसकी डैड के ऑफिस के सामने नहीं रुकती है और वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और अपने डैड को कहती है आप अंदर जाओ और घरेलू हिंसा के जुर्म में आप खुद को अंदर कीजिए। तभी उसकी डैड कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चलो, मैंने आज तक तुम दोनों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। तभी इंसू अपनी डैड को कहती है आपको पता है डर इंसान को कितना कमजोर बना देती है, आपको मेरे ऊपर भी हाथ उठाना चाहिए था। अगर आप ऐसा करती तो मैं मार खाने के डर से माँ के साथ होते नाइंसाफी को मैं चुपचाप नहीं देखती। लेकिन उसकी डैड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर ही बैठा रहता है। तभी इंसू कहती है आप अंदर जाओगी या मैं जाकर कंप्लेन करूँ। उसकी बात सुनकर उसका डैड कहता है लेकिन इससे क्या होगा, मामूली सी हाथापाई के लिए वो लोग मुझे जेल के अंदर डाल देगा।
युनसू अपनी कार से बाहर निकलती है और अपने डैड को भी पुलिस स्टेशन के बाहर निकलकर वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। और वो जाते जाते कुछ स्टूडेंट उसकी नज़र में पड़ जाती है और उन स्टूडेंट को देखकर वो एक पास का सीन याद करने लगती है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट विंडो के पास खड़ा होकर फोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पर युनसू जाकर उस लड़के को वहाँ से हटाकर विंडो को बंद करती है और उसे कहती है, मैंने तुम लोगों को कितने बार कहा है कि विंडो को बंद रखा करो। और एक कहकर वो वहाँ पर सभी विंडो बंद करने लगती है और वहाँ पर उसके साथ एक लड़की भी देने लगती है। वो लड़की युनसू को कहती है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और ये लड़की कोई और नहीं, युनसू की सबसे खास दोस्त हिसू है। युनसू वहीं पर हिसू के गले लगकर रोने लगती है और सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। और युनसू उसी बात को याद करके हिसू के घर जा रहा था और उसके घर जाकर घर के बाहर बहुत देर तक बेल बजाने के बाद भी उसे कोई घर के अंदर से जवाब नहीं मिलती। और वो हिसू को कॉल करने लगती है और उसे कहती है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई है नहीं। और काफ़ी टाइम बाद मैं ग्योंगनांग आई हूँ, तुमसे बात करने की बहुत मन कर रहा है। तभी एक डिलीवरी बॉय आती है और घर की पासपोर्ट डालकर घर के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे युनसू भी चली जाती है। वो लड़का जाकर हिसू के दरवाजे के पास एक पार्सल रखकर वहां से चला जाता है और हिसू दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर पार्सल को अंदर ले जाती है। युनसू अंदर जा ही नहीं पाती और वो हिसू को कॉल करने लगती है, लेकिन हिसू फोन को कट कर देती है। युनसू बाहर से कहने लगती है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तभी हिसू रूम के अंदर से कहती है, युनसू हम बाद में बात करते हैं, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन युनसू कहीं नहीं जाती है। थोड़ी देर बाद हिसू रूम की दरवाजा खुलती है और युनसू भी रूम के अंदर चली आती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। दरअसल युनसू हिसू को रूम के अंदर बहुत जख्मी हालत में देख लिया था, इसलिए वो उसकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन आ गया था। लेकिन वो पुलिस स्टेशन में भी कुछ नहीं कर पाती है और वो प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। वो लड़का चिल्ला रहा था, लेकिन युनसू उस लड़के को नहीं सुन रही थी। तभी कोच जाकर युनसू को उस लड़के से दूर कर देता है और उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे लिए 1 महीने तक प्रैक्टिस बंद और तुम जिम के लिए भी नहीं आओगे। और युनसू वाइन शॉप पर आ जाती है और वहाँ पर वो पीते पीते पास का एक सीन याद करने लगती है जहाँ पर वो अपने डैड से तंग आकर समुद्र में सुसाइड करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसे डर था वो हर बार अपने डैड से खुद को और अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर हिसू आ जाती है और वो युनसू को पानी से ऊपर ले आती है और वो हिसू की शादी को याद करने लग जाती है। वहाँ पर हिसू के हाथ में एक छोटा सा खरोच का निशान था। तभी युनसू उसे दिखाकर कहती है, इसे ढक लो। तभी हिसू कहती है, इसे ऐसे ही रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। युनसू पीते पीते बार में ही सो जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो जब सोकर उठता है तो वो खुद को कहीं और पार ही पाता है। वो उठकर चारों तरफ देखने लगता है। वो जब आसपास किसी को नहीं देखता है तो सोफे से उठकर बाहर जाने लगती है। तभी सामने उसे मिस्टर जिन दिख जाती है। मिस्टर जिन उसे कहता है, मैंने बस घर की पत्ते बदलने के लिए तुम्हें कॉल किया था, लेकिन बार के मालिक ने तो मुझे वहाँ पर ही बुला लिया। तभी युनसू मिस्टर जिन को कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसे पीछे से आवाज़ देकर पूछती है, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? युनसू मिस्टर जिन की बात सुनकर उसकी तरफ घूरने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसे कहता है, तुम पूरी रास्ते एक ही बात बोले जा रही थी। तभी युनसू मिस्टर जिन को पूछती है, अगर कोई आपकी करीबी को मारती तो आप उसके साथ क्या करती? लेकिन मिस्टर जिन उसे कोई जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर रुकने के बाद युनसू कहता है, कल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और एक कहकर वो बाहर से निकल जाती है और वो नीचे जाते हुए एक काम करता हुआ लड़के को देखकर उसे ऐसा लगा कि वो हिसू के हस्बैंड सेन सावू हो। और उसके बाद इंसू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पर डिनर कर रहा था। तभी उसके भाई उन्हें कॉल करता है और उसे कहता है, मैंने ट्रांसफर ले लिया है और मैं अब घर जा रहा हूँ। तभी इंसू पूछती है, ऐसा क्यों? उन्हें कहता है, जोंगू का छोटा भाई पुलिस ऑफिसर है, उसने तुम्हें और डैड को थाने के बाहर देख लिया था। जब हम सोते थे लुकाछुपी खेलते खेलते हम दोनों अलमारी में छुप जाते थे। वो लुकाछुपी नहीं था, क्योंकि हम दोनों को अलमारी में ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला था। तब तुम भी एक छोटी बच्ची ही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस बात को समझने में बहुत देर कर दी। तभी युनसू पूछती है, तुम किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? युनहाक युनसू को कहता है, तुमने सही किया है डैड के साथ, और अब से मैं माँ का ध्यान रखूंगा और मुझे अभी निकलना होगा। और एक एक वो फोन रख देता है और युनसू भी बाहर से निकल आती है। तभी मिस्टर जिन युनसू को मैसेज करके कहता है, मुझे घर की पत्ते बदलना है, तुम अभी आ जाओ। और युनसू जाकर घर के पत्ते बदल देती है और उसके साथ साथ वारंटी कार्ड और उसका रिसीट भी दे देती है। और आखिर में उस दिन मिस्टर जिन ने युनसू के लिए जो बार में बिल भरी थी वो पैसा भी लौटा देता है। मिस्टर जिन युनसू को पैसा देते हुए देखकर कहता है,
तुम एक काम करो, मुझे भी खाना खिला दो। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ जाता है। मिस्टर जिन इंसू को कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मामूली चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इंसू पूछती है अगर वो चीजें मामूली ना हो तो? मिस्टर जिन कहता है तो तुम खुद के अंदर जो पागलपन है उसे बाहर आने दो। तभी इंसू वहाँ पर ही टीवी पर एक न्यूज देखता है जहाँ पर मिस कांग अपने हस्बैंड क्वांग की गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। तभी ऑफिस से एक एम्प्लॉय इंसू को कॉल करके कहती है आपने न्यूज देखा, मिस कांग की मौत हो गई है। मिस कांग की मौत की खबर सुनकर इंसू को ऐसा लगता है कि उसकी मौत उसकी वजह से ही हुआ है और वो मिस कांग की कही गई बातों को याद करने लगती है जहाँ पर मिस कांग ने इंसू को कहा था मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग होगी। और वो अपने माँ को याद करने लगती है और अपने मोबाइल निकाल कर अपने माँ को फोन करने लगती है, लेकिन उसका माँ का फोन उसके भाई इनहाक उठाता है और वो अपने भाई को फोन उठा हुआ देखकर उससे पूछता है तुमने माँ का फोन क्यों उठाया? उसका भाई कहता है क्योंकि माँ अभी अभी नहाने के लिए गया है। और वो अपने भाई को बाद में कॉल करते हो कहकर फोन को रख देती है और वो हिसू को कॉल करने लगती है, लेकिन हिसू तो कॉल नहीं उठाता। हिसू को कॉल ना था देखकर इंसू बहुत डर जाती है और वो वहां से उठकर मिस्टर जिन को कहने लगती है मुझे माफ करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। युनसू को इतनी हड़बड़ी में उठता हुआ देखकर मिस्टर जिन कहता है मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारी वजह से उनकी मौत हो गई है, लेकिन तुम खुद सोचो ऐसी हालत में तुम ड्राइव कैसे कर पाओगे? युनसू कहता है लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मिस्टर जिन कहता है ठीक है तो तुम जाओ, और उसे जाता हुआ देखकर मिस्टर जिन कहता है उसे अपने पति को मार देना चाहिए था। मैं जानती हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जान लेनी ही थी तो उस कामीने की लेती ना कि खुद की। और ये बात युनसू भी बहुत अच्छी तरह से सुन लेती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और हमें हिसू को दिखाया जाती है। हिसू बैल्कनी से कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर इंसू पहुँच जाती है और हिसू को बैल्कनी से दूर लेकर जाती है। हिसू इंसू को कहती है हर रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाओ। उसकी बात सुनकर इंसू कहती है तो चलो हम तुम्हारे हस्बैंड को ही मार देते हैं।